बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका कर रहा है गजा में राहत सामग्री पहुंचाने की तैयारी। अमेरिका ने गजा में पोर्ट भी बनाने का किया ऐलान। उधर लंदन में जुटे बंधकों के परिजनों ने की उनकी रिहाई की मांग। दिखाएंगे गजा से ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। गजा में बढ़ते मानवीय संकट और उसे रोकने की कोशिशों की करेंगे कार्यक्रम में बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। यूरोपियन कमीशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा, मानवीय मदद पहुंचाने के लिए साइप्रस से गजा तक एक नया समुद्री कॉरिडोर जल्द होगा शुरू। साइप्रस की यात्रा के दौरान उन्होंने अगले रविवार से इस नई पहल पर अमल की जताई उम्मीद। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी जांच में पाया, उस हिंसा के लिए ईरान था जिम्मेदार जिसकी वजह से कुर्द महिला महसा अमीनी की हुई थी मौत। महसा पर था पहनावे के इस्लामिक नियमों को नहीं मानने का आरोप। फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने कहा, प्रदर्शनकारियों पर सरकार ने बेवजह किया जानलेवा ढंग से ताकत का इस्तेमाल। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, रूसी फौज में काम करवाने के लिए कई भारतीय नागरिकों को ठगा गया। ऐसे भारतीयों को जल्द से जल्द वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने रूस के सामने मजबूती से उठाया ये मामला। झूठे वादों पर भर्ती करने वाले दलालों के खिलाफ की जा रही है कठोर कार्रवाई। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। एक तरफ रॉकेट बमों और गोलाबारी की दहशत, तो दूसरी ओर बंधकों की घर वापसी का इंतजार। गजा और इसराइल दोनों जगह कई परिवार जंग की मार झेल रहे हैं। हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम की कोशिशें रंग नहीं ला पा रही हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कवर स्टोरी में देखेंगे गजा में खाना पहुंचाने की अमेरिकी योजना पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, और गजा में बंधक बनाकर रखे गए इसराइलियों के परिवार वाले किन हालात से गुजर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने सालाना संबोधन में गजा में अधिक से अधिक मानवीय मदद पहुंचाने पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि गजा में लगभग 1/4 आबादी भुखमरी की कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा को ज्यादा से ज्यादा मदद की फौरन जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह भी कहना है कि इसराइल को हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का अधिकार है, लेकिन बेगुनाह आम लोगों को बचाना भी इसराइल की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन गजा में राहत सामग्री पहुंचाने की अमेरिकी योजना किस तरह अमल में आएगी, ये बड़ा सवाल है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। इजरायली मीडिया उन टिप्पणियों पर खासा ध्यान दे रहा है जिन्हें राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से कड़ा संदेश माना जा रहा है। इसे उनके बढ़ते असंतोष की तरह देखा जा रहा है। गजा में राहत सामग्री लाने के लिए अस्थायी इंतजाम करने के बारे में अमेरिकी योजना को भी मीडिया में काफी तवज्जो दी गई है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी है कि गजा बड़े पैमाने पर भुखमरी की कगार पर है। राष्ट्रपति बाइडेन की घोषणा से जो बात हमें समझ आई है वो ये है कि जहाजों से राहत सामग्री पहले साइप्रस पहुंचेगी। वहां इजराइल सुरक्षा के लिहाज से उसकी जांच करेगा, और चूंकि गजा में कोई गहरा बंदरगाह नहीं है, इसलिए राहत सामग्री वहां लाने के लिए एक अस्थायी ढांचा बनाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी सेना गजा के एक तट पर अस्थायी बंदरगाह बनाएगी। अपने सालाना संबोधन में उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों को वो बड़े पैमाने पर मदद भेजेंगे, लेकिन गजा में कोई भी अमेरिकी सैनिक प्रवेश नहीं करेगा। इससे सवाल उठ रहे हैं कि फिर ये राहत सामग्री बांटी कैसे जाएगी। देखिए यरूशलेम से बीबीसी संवाददाता ऑर्ला ग्वेरन की ये रिपोर्ट, जिसकी कुछ तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। गजा के लिए हवाई रास्ते से भेजी जा रही है राहत सामग्री की एक और खेप। ये बेल्जियम से आई है। ज़मीन पर भूख से बच्चे दम तोड़ रहे हैं। यूएन के विशेषज्ञों का आरोप है कि इसराइल ने जानबूझकर गजा में भुखमरी के हालात पैदा किए हैं। लेकिन ये मदद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। राहत एजेंसियां कहती हैं कि ये नाकाफी है। जब कभी मदद आती है तो लोग दौड़ते चले आते हैं। जो दिखता है उसे उठाकर ले जाने की कोशिश होती है। ओनी को आटे की बोरी लेने में सफलता मिली, मगर दियाब इतने खुशकिस्मत नहीं थे। उन्हें जमीन से बटोरना पड़ा।
ये जानवरों की फीड खाने से तो बेहतर है, क्योंकि गजा में कई लोगों को वही खानी पड़ रही है। बचपन जिंदा बचे रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। जो बाइडेन ने पुष्टि की है कि मदद पहुंचाने के लिए अमेरिकी सेना गजा में एक अस्थायी पोर्ट बनाएगी, मगर इसमें हफ्तों लगेंगे। और फिर सवाल ये भी है कि मदद पहुंच जाएगी तो उसे सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, और कौन देखेगा कि वैसा फिर ना हो जैसा पिछले हफ्ते ट्रकों के पास भीड़ जुटने के कारण हुआ था। तब भगदड़ मच गई थी और इस्राएली सैनिकों ने गोलियां चलाई थीं। कुछ लोग कुचलकर मारे भी गए थे। तब 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। उत्तरी गजा के एक अस्पताल में धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे फेडी तक मदद पहुंचने में कितना समय लगेगा? उन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस है और कई महीनों से उन्हें इलाज नहीं मिला। अब तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। उनकी माँ शाइमा कहती हैं फेडी को खास तरह के दूध की ज़रूरत है। वो कह रही हैं कि पहले हमें ये अस्पताल में मिल जाता था, दवाइयाँ भी मिल जाती थी, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से कुछ नहीं मिला। पहले वो चल सकता था, लेकिन अब इसकी हालत देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि गजा के लिए मदद जाने देनी चाहिए, कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। वो कहते हैं कि बच्चे मौत की कगार पर हैं। राहत एजेंसियां कहती हैं कि एक ओर तो बाइडेन मानवीय सहायता की वकालत कर रहे हैं, दूसरी ओर इस्राएली सेना को हथियार भी दे रहे हैं। बंधक बनाकर गजा ले जाए गए 8 इस्राएलियों के परिवारों ने लंदन में अपनों की रिहाई के लिए गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर बंधकों को रिहा कर दिया जाता है तो दोनों ओर से लड़ाई खत्म हो जाएगी। काहिरा में इस हफ्ते शांति के लिए बातचीत होती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए लूसी मैनिंग की ये रिपोर्ट। Look at them. एक और बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत कभी चल रही है, कभी रुक रही है, तो दूसरी ओर परिजनों को ये तक नहीं पता कि बंधक जिंदा हैं भी या नहीं। लंदन में उनके रिश्तेदारों को लगता है कि रिहाई से इसराइल और गजा दोनों तरफ लोगों को फायदा होगा। 134 hostages will be marched from Gaza back to Israel. Suffering from all sides will stop. यहूदा के 19 साल के बेटे निमरोद इस्राएली सेना में थे। वो उन 100 से ज्यादा बंधकों में शामिल हैं जो 154 दिनों से बंधक हैं। दूसरे बंधक और लेवाई म्यूजिक फेस्ट में थे। तब उनके सामने उनकी पत्नी इनाव की हत्या कर दी गई। उनके 2 साल के बेटे एलमोंग के पास अभी न माँ है न पिता। एलमोंग कैसा है? बहुत मुश्किल है। उसके सामने युद्ध में मारे गए लोगों या उसकी माँ या पिता के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो रोने लगता है। मुझे बस यही डर लगता है कि वो उन्हें भुला देगा। अगर पूरी तरह युद्ध विराम और सैनिकों की वापसी से आपका भाई घर लौटता है तो क्या आप इसका समर्थन करेंगे? Yes, I will. हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से भी मेरा भाई आएगा मैं उसका समर्थन करूंगा। यही सबसे अहम बात है। कुछ इस्राएलियों को लगता है कि ये बहुत बड़ी कीमत होगी। क्या आप इस बात को समझते हैं? मैं इस बात को समझता हूँ और उनके विचारों का सम्मान करता हूँ। लेकिन एक बेटे को अपनी माँ और पिता के बिना जीना पड़े तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरी जिंदगी बदलने जा रही है। नवंबर में ओरित मेइर अपने बेटे एल्मोग की ओर ध्यान खींचने लंदन आई थी, लेकिन 3 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला है। मुझे निराशा हुई। मैं बहुत हताश हूँ। लगता है कि मेरी सरकार को बंधकों को घर लाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। लेकिन परिवारों को लगता है कि हमास को मानवीय आधार पर इन लोगों को आजाद कर देना चाहिए। 10 साल पहले कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए 239 लोगों के साथ उड़ा मलेशियन एयरलाइन का विमान लापता हो गया था। तब विमान की तरफ से कोई डिस्ट्रेस कॉल यानी दिक्कत वाला कोई संकेत नहीं मिला था। उसके बाद सबसे लंबा और सबसे खर्चीला सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन लापता हुए इस बोइंग 777 विमान का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि रडार और सैटेलाइट डेटा के विश्लेषण से पता चला कि ये विमान अपने रास्ते से हटकर दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ चला गया था। बीबीसी संवाददाता जॉनथन हेड तभी से इस विमान से जुड़े घटनाक्रमों पर स्टोरी करते रहे हैं,
देखिए कुआलालंपुर से उनकी ये रिपोर्ट, जिसमें कुछ फ्लैश फोटोग्राफी भी है। 10 साल से ली अरियो और उनकी पत्नी यू सुओंग फोंग अपने बेटे यान लिन के बारे में खबर का इंतजार कर रहे हैं। उनका बेटा 10 साल पहले लापता हुए बोइंग 777 विमान में शामिल था। 10 साल पूरे होने पर वो दोनों चीन में अपने गांव से यहाँ मलेशिया आए हैं। एयरलाइंस ने बताया कि उनका संपर्क टूट गया था। इतने वर्षों से यही पूछ रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। मैं पिछले 10 साल से अपने बेटे को खोज रहा हूं। यदि संपर्क टूट गया था तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि आप उससे दोबारा संपर्क कायम कर सकते थे। फ्लाइट MH370 की तलाश उड्डयन के इतिहास में सबसे लंबी और खर्चीली साबित हुई। विमान से हर तरह का संपर्क टूट गया था, लेकिन शुरुआती सैटेलाइट डेटा से संकेत मिला था कि ये विमान पीछे मुड़कर सुदूर दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ गया था, जहां माना जाता है कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काफी बाद में पूर्वी अफ्रीका के तटों पर विमान के कुछ टुकड़े मिले थे और लगभग 6 साल पहले तलाशी अभियान स्थगित कर दिया गया था। ब्रिटेन के एक रिटायर्ड एरोस्पेस टेक्नीशियन को ये लगता है कि कुछ रेडियो सिग्नल का विश्लेषण करके उन्होंने इस विमान को तलाशने के लिए एक सटीक जगह का पता लगाया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये किसी मछुआरे के बड़े जाल जैसा है जिसमें रेडियो सिग्नल्स की भरमार है, और हर बार जब कोई विमान इससे गुजरता है तो आपको विमान की सटीक जगह पता चलती है, क्योंकि जाल में किसी एक जगह पर छेद जैसा बन जाता है। लापता हुए लोगों के परिवार इंतजार कर रहे हैं। वो हर साल इस तरह का आयोजन करके याद दिलाते हैं कि उनको पहुंचे नुकसान पर अब तक ठीक से बात नहीं की गई है। ली ने अपने बेटे के लिए संदेश लिखा है, तुम्हारी मम्मी और मैं तुम्हें घर ले जाने आए हैं। MH370 के ये वो कुछ टुकड़े हैं जो अब तक रिकवर हुए हैं। विमान में जो लोग सवार थे उनके परिजनों को जवाब नहीं मिल रहे। यही उनके कभी न खत्म हो रहे दर्द की वजह है। लापता विमान की तलाश आगे नहीं बढ़ी, इससे लोगों में काफी असंतोष है। इस साल के आयोजन में मलेशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी शामिल हुए। शिकायत थी कि उनकी सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गई है। उन्होंने कहा कि नए सिरे से तलाश पर विचार किया जा रहा है। क्या मलेशियाई सरकार की तरफ से किसी तरह की अनिच्छा नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उस तलाश के लिए प्रतिबद्ध हैं और तलाश जारी रहनी चाहिए। MH370 एक अधूरी कहानी है जिसमें उड्डयन सुरक्षा से जुड़े सबक सीखना बाकी है, और उन सभी परिवारों के लिए ये कभी न खत्म होने वाली त्रासदी है। और उधर पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया में कुरीगा कस्बे में एक स्कूल पर बंदूकधारियों ने हमला करके 200 से ज्यादा बच्चों का अपहरण कर लिया। सुरक्षा बल इन बच्चों की तलाश कर रहे हैं जिनकी उम्र 8 साल से 15 साल के बीच है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बंदूकधारी मोटरसाइकिल्स पर आए थे। जिन स्थानीय लोगों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, उन पर बंदूकधारियों ने हमला किया। कुरीगा कस्बे में लगभग हर परिवार इस हमले से प्रभावित हुआ है। अभी तक केवल 25 बच्चे ही घर लौट पाए हैं। अधिकारियों का दावा है कि अगवा किए गए बच्चों को छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इससे कुछ दिन पहले ही नाइजीरिया में एक कैंप से 200 विस्थापित महिलाओं और बच्चों को इसी तरह अगवा किया गया था। आशंका है कि उन्हें बोको हराम के लड़ाकों ने बंधक बनाकर रखा है। ईरान में महिलाओं और पुरुषों का एक साथ पार्टी करना गैर कानूनी है, पर ऐसी पार्टियां होती हैं और वो ईरान की मोरालिटी पुलिस की नज़रों से बहुत दूर होती हैं। यहाँ कुछ महिला डीजेस भी होती हैं जिनके गानों पर लोग थिरकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देखिए ऐसी ही 2 महिला डीजेस की कहानी। ईरान में ज़्यादातर चीज़ें जिनमें हमारी दिलचस्पी है या तो वो प्रतिबंधित हैं या उन्हें खराब माना जाता है, और अगर हम वो चीज़ें करें तो उसे एक विरोध की तरह देखा जाता है। ईरान में शराब पीना, औरतों और मर्दों का घुलना मिलना, डांस करना और आमतौर पर पार्टी करना आपको बेहद मुश्किल में डाल सकता है। जुर्माना लग सकता है, जेल हो सकती है या आपको पीटा भी जा सकता है। तो अगर कोई महिला डीजे बनना चाहती है तो उसकी राह हरगिज आसान नहीं होगी। जब मैं पहली बार तेहरान से बाहर पार्टी करने गई
तो बस वहाँ पूरा समय डीजे को देखती रही और सोचती रही कि काश मैं ये काम कर पाती। नेसा अज़ादी खां ईरान की पहली महिला डीजेज में से एक हैं। उन्होंने अपना करियर तेहरान में अंडरग्राउंड पार्टीज से बनाया, जहां महिलाओं का कम ही स्वागत किया जाता था। लोगों को मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा था। उन्हें लगा मेरे साथ कुछ गलत है। कुछ पुरुषों को लगा कि मैं जो कर रही हूँ उसकी वजह से वो मुझे आसानी से छू सकते हैं या किस कर सकते हैं। ईरान के प्रतिबंधों से हजारों किलोमीटर दूर भी डांस म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी भी मर्दों का दबदबा है। साल 2023 की इंटरनेशनल म्यूजिक समिट रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर होने वाले फेस्टिवल्स और क्लब्स में मौजूद टॉप 100 डीजे में केवल 15 महिला ही डीजे हैं। पैरामिडा ईरानियन जर्मन डीजे हैं जो बर्लिन में रहती हैं और दुनिया के बहुत मशहूर क्लब की रेजिडेंट डीजे हैं। बतौर महिला आपका 2 बार आकलन किया जाता है। पहला, आप दिखती कैसी हैं, दूसरा, आपका हुनर कैसा है। पैरामिडा के लिए डीजेइंग करना गाना बजाने से कहीं बड़ा है। ये तथ्य कि मैं वो कर रही हूँ जो कई ईरानी महिलाओं के लिए वर्जित है, मुझे एहसास करवाता है कि मैं इसके विरोध का जीता जागता उदाहरण हूँ। इन सब पाबंदियों की वजह से नेसा ने ईरान छोड़ने का फैसला किया। वो फ्रांस में रहती हैं और पूरे यूरोप में जा जाकर डीजे करती हैं। ईरान से बाहर डीजेइंग करने से मुझे आज़ादी महसूस होती है। मैं बेफिक्र रहती हूँ, पर अब भी ईरान की अंडरग्राउंड पार्टीज की रौनक के सामने सब फीके हैं। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC विदित। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को रात 10 बजे।